हे गाइस, वेलकम बैक टू टेक बाय एनी। और अभी तक हमने क्या क्या सीखा। हमने सीखा कि क्लाइंट कैसे सर्वर से इंटरेक्ट करता है, सर्वर कैसे डीबी से इंटरेक्ट करता है, सर्वर को हम लोग कैसे स्केल कर सकते हैं। हमने वर्टिकल स्केलिंग सीखा, हमने हॉरिजॉन्टल स्केलिंग सीखा, हमने लोड बैलेंसिंग भी सीख लिया। तो ये सब चीज़ें हमने सीखी, हमने कैशिंग भी सीखी, राइट। बट ये जो भी हमारा सिस्टम है अभी, क्या इसमें अभी भी हम कुछ इम्प्रूव कर सकते हैं? ठीक है। तो इस वीडियो में हम उन सब चीज़ों की बात करेंगे। और जब हम बात कर रहे हैं उन इम्प्रूवमेंट्स की, उसी में आप समझ जाओगे कि क्या होता है मोनोलिथिक आर्किटेक्चर और कैसे आया हमारा माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर इस होल पिक्चर में। ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मोनोलिथ एप्लीकेशन के लिए, बेसिकली मोनोलिथिक आर्किटेक्चर। तो व्हेन आई से मोनोलिथिक ऐप, और यू कुड से एन ऐप जो कि एक मोनोलिथिक आर्किटेक्चर को फॉलो कर रही है, वो क्या होती है? तो उसमें क्या होगा, हमारे उस एप्लीकेशन में, हमारे उस सिस्टम में क्या होगा कि जितना भी हमारा कोड है, सारी फंक्शनैलिटीज़, चाहे वो मेरी ऑथेंटिकेशन हो, चाहे वो मेरा पेमेंट्स हो, सर्च हो, नोटिफिकेशंस, जस्ट मैंने फ्यू एग्जांपल्स मेंशन किए अभी, वो एक ही सिंगल यूनिट में होंगे, एक ही कोड बेस के अंदर होंगे। और जब वो डिप्लॉय होगा तो एक साथ ही होगा। ठीक है, एक सिंगल यूनिट में डिप्लॉय होगा। इट कैन बी अ वॉर फाइल और जार फाइल और एनीथिंग एल्स। ओके। डॉकर इमेज भी हो सकता है। आई नो मैंने अभी डॉकर इमेज नहीं समझाया है। अगर आप लोग चाहते हो डॉकर इमेज को अच्छे डिटेल में समझना और डॉकर क्या होता है, क्या उससे रिलेटेड चीज़ें, तो आप कमेंट सेक्शन में बता देना। अगर मुझे लगेगा कि हाँ आप सच में चाहते हो सीखना, तो मैं डॉकर भी बढ़ा दूंगा। ओके। तो चलिए। और ये तो बेसिक एक हो गया कि हाँ एक्चुअल में क्या होता है, बट ऑफ कोर्स ऐसा तो नहीं आएगा समझ में। तो चलिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, उसकी हेल्प से समझते हैं और डिटेल में इसको। मैंने यहाँ पे एक शॉपिंग ऐप का एग्जांपल लिया है, लाइक अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट। तो अब मैंने कुछ फंक्शनैलिटीज़ मेंशन की हैं, और भी हो सकती हैं ऑफ कोर्स। बट मान लीजिए हमारा लॉगिन और साइन अप की है कोई फंक्शनैलिटी, और ये जो भी मैंने बॉक्सेस बनाए हैं, इसका मतलब है फंक्शनैलिटी से कि क्या क्या फंक्शनैलिटीज़ को वो सपोर्ट कर रहा है। ओके। और यू कैन से मॉड्यूल्स, या प्रोडक्ट कैटलॉग हो गया, जो हम प्रोडक्ट्स देखते हैं, राइट, सारे। कार्ट हो गया, पेमेंट फीचर हो गया, ऑर्डर मैनेजमेंट का हो गया, ऑर्डर ट्रैकिंग एट्सेट्रा। ये सारा का सारा जो भी मेरा, अगर एक ही यू कुड से यूनिट के अंदर है, एक सिंगल कोड बेस के अंदर है, लाइक दिस, तो ये मेरा होता है मोनोलिथिक एप्लीकेशन। ओके। अब इसमें आप देख सकते हो कि सब कुछ इसमें एक सिंगल यूनिट के अंदर है। ठीक है। और एक चीज़ इसमें मैंने मिस कर दी, जस्ट गिव मी अ मिनट। ये मेरा डीबी हो गया, जिससे कि क्या हो रहा है, मेरा ये डेटा को डीबी में स्टोर होगा, फैच करेगा जो भी चीज़ें होती हैं यहाँ से, जो भी मेरी ये यूनिट है। ठीक है। तो अब देखो, अगर आप इसमें तो अब बात कर लेते हैं कि एक मोनोलिथ एप्लीकेशन में क्या क्या हमारे फ़ायदे रहते हैं, या फिर कह लो प्रोज रहते हैं, और क्या उसमें कॉन्स रहते हैं। तो पहले बात करते हैं प्रोज की, क्या हमें एडवांटेजेस हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो ये, जैसे कि यहाँ एक सिंगल यूनिट है, तो अगर एक स्मॉल टीम हमारी है, तो उसको मैनेज करना थोड़ा सा इजी होगा। मतलब लाइक एक छोटी टीम है, तो उसके लिए इजी रहेगा हमारा मैनेज करना। क्यों इजी रहेगा भाई? सिंगल कोड बेस है मेरा, तो उसी में चेंजेस हो रहे हैं। एक छोटी सी मेरी टीम है, चेंजेस करना इजी है, डिप्लॉय करना भी इजी है, कुछ बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, राइट। बट नेक्स्ट का इसके पॉइंट की बात मैं करूँ तो, जैसे मैंने बताया, डिप्लॉयमेंट भी इसमें इजी रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स पाइपलाइंस नहीं होती हैं। एक सिंगल बिल्ड इसका बन के आता है, जिसको हम डायरेक्टली फिर उसके बाद डिप्लॉय कर सकते हैं। जैसे अगर मैं बात करूँ, एक सिंपल वॉर फाइल जैसे है हमारी, उसको हम टॉमकैट सर्वर में अगर लगा दें, मतलब डिप्लॉय कर दें, एंड देन वी आर गुड। अब बात करते हैं कि इसकी परफॉर्मेंस फास्ट क्यों होती है। ठीक है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका, कि इसकी परफॉर्मेंस क्यों फास्ट होती है एक मोनिटर एप्लीकेशन की। तो अगर तुम ध्यान से इसमें नोटिस करो,
तो जो भी मेरे मॉड्यूल्स हैं इसके अंदर, ये फंक्शनैलिटीज़ ही तो हैं। मतलब बेसिकली अगर इस सिंगल कोड बेस के अंदर एक मेरा मॉड्यूल है जो कि लॉगिन में साइन अप मैनेज कर रहा है, एक कार्ड कर रहा है, एक ऑर्डर कर रहा है, तो अगर इनको एक दूसरे से मुझे इंटरेक्ट करना है आपस में, मान लो ऑर्डर और कार्ड को आपस में अगर कम्युनिकेट करना है, तो दे विल बी जस्ट फंक्शन कॉल्स। कि भाई मान लो इस कार्ड को डेटा चाहिए किसी ऑर्डर का, तो ये एक फंक्शन कॉल कर देगा कि भाई मुझे जो है समथिंग लाइक अ गेट ऑर्डर, ठीक है, या गेट ऑर्डर बाय आईडी, समथिंग लाइक दैट, एक फंक्शन कॉल होगा। हम नेटवर्क पे नहीं जा रहे हैं। मैंने ऐसे नेटवर्क कॉल्स, इसका पॉइंट माइक्रो सर्विसेज में आएगा, बट अभी समझ लो कि फंक्शन कॉल्स हो रहे हैं इंस्टेड ऑफ नेटवर्क कॉल्स। हम किस नेटवर्क के थ्रू किसी और सर्विस पे नहीं जा रहे हैं या फिर किसी और एप्लीकेशन पे नहीं जा रहे हैं, तो दैट इज़ वाई दिस इज़ फास्ट। ओके, अब बात कर लेते हैं कॉन्स की। और इन कॉन्स में ही छुपा है रीज़न कि क्यों अ, हम लोग माइक्रो सर्विसेज की तरफ मूव करने लग जाते हैं। जैसे जैसे हमारा जो सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा ग्रो करता है, हमारी बहुत सारी टीम्स बढ़ती हैं, हम इसमें क्यों आते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं स्केलिंग प्रॉब्लम्स की। मैंने से स्केलिंग, तो आप ऐसा सोचो कि मान लो आपके यूज़र्स बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, ठीक है, तो आप क्या करोगे कि ऑफ कोर्स आप इधर आप वर्टिकली स्केल कर दोगे या फिर हॉरिजॉन्टली, तो सामने अब तक पड़ा है। मगर एक चीज़ नोटिस करो, आपकी पूरी एप्लीकेशन स्केल होगी एक साथ। मतलब इसमें क्या मतलब है मेरा, मान लो कि जो मेरा ट्रैफिक है, मान लो कार्ड्स वाली फंक्शनलिटी पे बहुत ज़्यादा आ रहा है, ठीक है, या फिर मान लो यहाँ पे मेरी कह सकते हो कि ऑर्डर्स वाली जो तुम्हारी फंक्शनलिटी है, मान लो दिवाली की सेल चल रही है, ठीक है, उस टाइम पे लोग बहुत ज़्यादा ऑर्डर करते हैं, राइट। सोचो उस टाइम पे एकदम से मेरा जो ऑर्डर का जो ट्रैफिक है बहुत ज़्यादा बढ़ गया, मतलब बहुत ज़्यादा लोग आ गए मेरा ऑर्डर्स, सब देख रहे हैं, ऑर्डर्स कर रहे हैं, ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं, आई मीन ऑर्डर्स का स्टेटस देख रहे हैं, ट्रैक कर रहे हैं, एवरीथिंग। अब मैं चाह रहा हूँ स्केल करना, ऑफ कोर्स करना पड़ेगा मुझे क्योंकि मेरे यूज़र्स बढ़ गए हैं, राइट। तो उस केस में ऐसा नहीं हो सकता कि मैं सिर्फ ऑर्डर्स की फंक्शनलिटी को स्केल कर दूँ, बाकी को नॉर्मल रखूँ। मुझे पूरी की पूरी एप्लीकेशन को स्केल अप करना पड़ेगा। और इससे क्या होगा, मान लो अगर मैं सिर्फ ऑर्डर्स वाली को करता, तो मेरी रिसोर्सेस कम खर्च होती। अब मुझे पूरी को करना पड़ेगा, राइट, तो मेरा जो रिसोर्सेज हैं वो ज़्यादा खर्च होंगी, रिसोर्सेज लाइक हमारा सीपीयू, रैम एटसेट्रा। तो इस वजह से हमारे स्केलिंग में प्रॉब्लम्स आती हैं इसमें, दीज काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स। ओके, टाइटली कपल्ड है। टाइटली कपल्ड है, इसका क्या मतलब है कि यहाँ पे सब कुछ एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। मतलब हो सकता है कार्ड मेरा ऑर्डर डिपेंडेंट हो, और ऑर्डर मेरा पेमेंट्स पे डिपेंडेंट हो, राइट। मतलब अगर ऑर्डर प्लेस करना है तो मुझे पेमेंट करनी पड़ेगी, और ऑर्डर बता पाऊँगा पहले मैं प्रोडक्ट सर्च कर रहा हूँ। अगर कहीं भी मेरा किसी एक में कुछ बग आ गया, कुछ इशू आ गया, तो मेरा सब कुछ ही मतलब समझ लो गया, राइट। मतलब एवरीथिंग वेंट्स डाउन, या कुछ सब में कुछ ना कुछ इशू आने स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये एक इसका इशू है। स्लो डेवलपमेंट रहता है बिग टीम्स के साथ। मान लो अब जैसे जैसे टीम हमारी ग्रो कर रही है, बहुत टीम बहुत बड़ी हो गई है, और या फिर सोचो हमारी मल्टीपल टीम्स हैं, तो उस मान लो कि मैंने एक टीम है मेरी जो कि हैंडल कर रही है ऑर्डर को, मतलब ऑर्डर से रिलेटेड जितनी फंक्शनलिटीज़ होंगी। एक है मेरी कर रही है पेमेंट्स को, ठीक है। तो पेमेंट्स की टीम भाई अपने अलग काम कर रही है, और जो भी उसके फीचर्स हैं या जो भी उसमें काम चल रहा है। ऑर्डर्स की टीम मेरी अलग काम कर रही है, राइट। तो अब इशू क्या होगा कि सिंगल कोड बेस है, आप ये भी कमिट्स कर रहे होंगे, ये भी कमिट्स कर रहे होंगे, तो मर्ज कॉन्फ्लिक्ट्स आएंगे, ठीक है। और बहुत ज़्यादा हमें कोऑर्डिनेशन भी करना पड़ेगा एक दूसरे से, कि हाँ भाई मैं ये कर रहा हूँ, तुम ये कर रहे हो, तो बहुत ज़्यादा चीज़ें ना बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाती हैं, ठीक है। हार्ड टू अडेप्ट टू न्यू टेक। इससे क्या मतलब है मेरा, सोचो मेरी ये पूरी एप्लीकेशन अभी तक जो चल रही थी मेरी जावा में चल रही थी, जस्ट फॉर एग्जांपल। पर तुमने सोचा कि यार मेरी एक किसी फंक्शनलिटी के लिए, जस्ट फॉर एग्जांपल मान लो कि जैसे मेरा कार्ड फंक्शनलिटी है, इसके लिए मेरी कोई और टेक्नोलॉजी ज़्यादा बेटर है, या फिर यू वांट टू मूव टू अ न्यू टेक्नोलॉजी, या फिर कोई और एक और फीचर आ गया मान लो इसके अंदर, ठीक है। मान लेते हैं समथिंग लाइक रिकमेंडेशन और एनीथिंग। वो फीचर आपका किसी और लैंग्वेज में ज़्यादा बेटर है, उसकी जो कैपेबिलिटीज़ हैं
तो क्या आप उस लैंग्वेज को यूज़ कर पाओगे? लेट्स से पाइथन, जावा स्क्रिप्ट, गोलैंग, आप नहीं कर पाओगे, राइट? आपको जावा का ही यूज़ करना पड़ेगा। तो इट्स हार्ड टू अडॉप्ट टू न्यू टेक। ठीक है। आई थिंक मैंने यहाँ पे थोड़ा सा टाइपो कर दिया है। इट इज़ एक्चुअली अडप्ट। ओके। तो ये सारे इसमें इश्यूज थे। बैठ तो ओके, ये सारे इसमें इश्यूज थे। अब इसमें एक डिप्लॉयमेंट रिस्क से मेरा क्या मतलब है? डिप्लॉयमेंट रिस्क से मेरा यहाँ मतलब है कि अगर मान लो मुझे कुछ भी चेंज करना है अपने ऑर्डर फंक्शनलिटी में, तब भी मेरा पूरा डिप्लॉय हो रहा है। ठीक है। कार्ट में है तब भी मेरा सारा डिप्लॉय हो रहा है, राइट? तो उसमें हमारा डिप्लॉयमेंट थोड़ा सा रिस्की हो जाता है कि यार सब कुछ मेरा ठीक चल रहा है और हल्का सा मुझे यहाँ चेंज करा तब भी मुझे सब कुछ फिर से डिप्लॉय करना पड़ रहा है, राइट? मतलब ऐसा भी हो सकता है ना कि उस टाइम पे मेरा और चीज़ों में भी काम चल रहा हो। तो बट क्रिटिकल है कि मुझे कार्ड को अपडेट करना ही करना है। तो थोड़े से इश्यूज उस केस में आ जाते। इट्स नॉट लाइक कि हम उसको हैंडल नहीं कर सकते, ऑफ कोर्स वी कैन, बट इट्स नॉट इजी, इट बिकम्स अ रिस्क। ओके। तो ये सारे इश्यूज थे कि जिनकी वजह से हम लोगों ने सोचा कि हाँ कुछ बेटर कर सकते हैं क्या। ठीक है, तब हमारा जन्म हुआ माइक्रो सर्विसेज का। तो बात करते हैं माइक्रो सर्विसेज की। तो माइक्रो सर्विसेज में क्या होता है कि हम लोग जो भी हमारी एप्लीकेशन है, जो कि हमारी एक सिंगल एप्लीकेशन थी, एक ना सिंगल यूनिट थी, उसको हम ब्रेक कर देते हैं, तोड़ देते हैं मल्टीपल स्मॉलर यूनिट्स में, जिनको हम कह सकते हैं स्मॉलर सर्विसेज कह लो, या फिर बोल रहे हो उनको माइक्रो सर्विसेज। माइक्रो सर्विसेज हम कह सकते हैं उनको। जैसे कि अगर आप देखो पहले हमारा मोनोलिथ में कैसे कैसा था कि एक सिंगल हमारा यूनिट था कोड का, उसके अंदर ही सब कुछ हमारा था, जिसके अंदर हमारे लॉगिन था, साइनअप, लॉगिन साइनअप था, प्रोडक्ट कैटलॉग था, कार्ट था, ऑर्डर था, पेमेंट्स था, सब एक के अंदर ही था। बट अब अगर तुम देखो, मैंने यहाँ पे सबका अलग अलग बनाया है। ये जो तुम देख रहे हो ना ऑरेंज सा जो मैंने ब्लॉक बनाया है, हर एक पे अलग है। मतलब इसको हम अलग मेंटेन कर रहे हैं, सबका कोड अलग है, हर एक का डिप्लॉयमेंट अलग है, सब कुछ अलग है। ठीक है। तो यही होता है हमारा माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर कि हम सर्विसेज को अ, हमने अपनी मेन सर्विस को स्मॉलर सर्विसेज में ब्रेक कर दिया। ठीक है। ईच सर्विस कैन बी डेवलप्ड, डिप्लॉयड एंड स्केल्ड इंडिपेंडेंटली। ठीक है। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उनकी हम लोग बात कर लेते हैं। कुछ प्रोज हैं हमारे, कुछ इनके कॉन्स हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं। ऑल्सो दीज सर्विसेज आर इंडिपेंडेंट, राइट? इफ़ यू कैन सी कि हर कोई सर्विस किसी एक दूसरे पर डायरेक्टली कोई डिपेंडेंट नहीं है। मैंने ऐसे डायरेक्टली यू कुड से कि जैसे उसमें हमारा मोनोलिथ में हमारा फंक्शन कॉल्स थे, राइट? एक ही सिंगल कोड बेस में था। इसमें डायरेक्टली डिपेंडेंट नहीं होती हैं। इसमें हम लोग कम्युनिकेट करते हैं सर्विसेज में, आप यू कह सकते हो एपीआईज की हेल्प से या फिर मैसेज क्यूज़ की हेल्प से। वो मैं अभी आगे आप देखते रहिए, मैं बताऊंगा कि कैसे अगर इन्हें आपस में कम्युनिकेट करना है तो कैसे करेंगी। ठीक है। तो उन सब चीज़ों पर मैं आऊँगा। अभी हम बहुत ही बेसिक लेवल पर समझ रहे हैं कि माइक्रो सर्विसेज क्या है। तो बात करते हैं प्रोस की। सबसे पहली चीज़ जो इसका बेनिफिट है हमारा स्केलेबिलिटी। ठीक है। अब यहाँ पे क्या बेनिफिट है? हमने मोनोलिथ में देखा था कि हमें अगर कुछ भी एक फंक्शनैलिटी को स्केल करना है तो हमें पूरी की पूरी एप्लीकेशन को स्केल करना पड़ता था। बट इसके केस में क्योंकि सब अलग मेंटेन हो रहा है, सब कुछ अलग डिप्लॉयमेंट हो रहा है, एवरीथिंग इज सेपरेट, तो इसमें क्या होगा, अगर मुझे सिर्फ कार्ट को करना है स्केल, तो मैं सिर्फ कार्ट फंक्शनैलिटी को कर दूंगा। या जैसे अगेन वो दिवाली की सेल वाला एग्जांपल लेते हैं कि मेरे ऑर्डर्स सर्विस पे बहुत लोड आ रहा है, बहुत ट्रैफिक आ रहा है, तो इंस्टेड ऑफ द होल एप्लीकेशन मैं सिर्फ ऑर्डर सर्विस को क्या कर दूंगा, स्केल कर दूंगा। इससे क्या हुआ, मेरी कम रिसोर्सेज खर्च हुई। अगर सोचो मैं सबको ही उतना स्केल करता, मेरी ज़्यादा रिसोर्सेज जाती, ज़्यादा ज़्यादा सीपीयू, ज़्यादा रैम जाता, एंड दोज थिंग्स। तो स्केलेबिलिटी बिकम्स गुड इन दिस केस, राइट? इंडिपेंडेंट डिप्लॉयमेंट, हर एक का डिप्लॉयमेंट अलग हो रहा है। ठीक है। सोचो ये पेमेंट्स की टीम अलग है, ऑर्डर की टीम अलग है, तो अपने अपने जो भी उनका फीचर्स डेवलपमेंट है या वट एवर दे आर वर्किंग ऑन, वो अलग से उन सब पे काम करेंगे और अलग से अपना डिप्लॉय करते रहेंगे।
कोई दिक्कत ही नहीं है। ये नहीं कि भाई मुझे कार्ट में डिप्लॉयमेंट करना है, मुझे पूरी एप्लीकेशन करनी पड़ रही है, तो वो चीज़ यहाँ नहीं है। अब जैसे हमने उसमें देखा था मोहलित में कि अगर किसी एक चीज़ में गड़बड़ है, कुछ फेल हो गया, सब कुछ डाउन हो जाएगा, राइट। बट इसमें क्या है कि अगर मेरी एक सर्विस फेल होती है तो मेरी बाकी तब भी चलती रहेंगी। मतलब मान लो फॉर एनी रीज़न, मान लेते हैं कि मेरी कोई भी एक लेट से कार्ड की फंक्शनलिटी है वो नहीं चल रही, ठीक है, बट तब भी मेरा बाकी सारी चीज़ें चलती रहेंगी। मतलब मेरे ऑर्डर्स मैं देख पाऊँगा, प्रोडक्ट्स मैं देख पाऊँगा, वो सब चीज़ें मेरी चलती रहेंगी, ठीक है। तो ये इसकी अच्छी बात हो गई। फ्लेक्सिबिलिटी इन टेक, जैसे मैंने उसमें बताया था आपको मोनोलिथ में कि मान लेते हैं हमारा पूरा कोड अगर जावा में है और किसी न्यू टेक पे अगर मुझे अपनी ये कोई फंक्शनलिटी डेवलप करनी है तो नहीं हो पाएगा, राइट, वेरी डिफ़िकल्ट। तो इसमें फ्लेक्सिबिलिटी है कि भाई मान लो कि मेरा जो ऑर्डर्स है वो जावा में लिखी हुई है, ये सर्विस कार्ड को मैंने जावा स्क्रिप्ट में लिख दिया, मान लो या पेमेंट्स को मैंने गोलैंग में लिख दिया। तो डिपेंड्स ऑन आवर नीड्स कि किसके लिए कौन सी टेक्नोलॉजी हमारे लिए बेटर लग रही है, हम उसके अकॉर्डिंग जो है वो यूज़ कर सकते हैं। मान लो कल को नया मेरा आ गया जिसमें मेरा कुछ ए आई एम एल की फंक्शनलिटी लग रही है, मान लेते हैं एक नया आ गया, तो वहाँ पे मैं अच्छा रहेगा अगर मैं पाइथन का यूज़ करता हूँ, तो राइट। तो माइक्रो सर्विसेज में ये अच्छी चीज़ है एक। अब अच्छी चीज़ें हैं तो ऑफ कोर्स कुछ तो इसमें बुरी चीज़ें भी हैं ही, और इट्स ऑल अबाउट ट्रेड ऑफ्स, राइट। कि हम कॉन्स को देखते हुए हम देखते हैं कि कैसे हम प्रोस का फ़ायदा उठा सकते हैं जब हम कॉन्स को डील कर रहे हैं। अब आते हैं हम इसके डिसएडवांटेजेस पे, और यू कैन से कॉन्स पे। कॉम्प्लेक्स कम्युनिकेशन बिटवीन मैनी सर्विसेज, अगर तुम देखो इसमें बहुत सारी सर्विसेज हैं, राइट। मतलब छोटे पार्ट्स में तो मैंने सिर्फ 5 बनाई हैं, दे कैन बी मैनी। अब पहले तो सिंगल कोड था, बस फंक्शन कॉल्स हो रहे थे या फिर उसमें, यहाँ पे क्या है, अब अगर कम्युनिकेशन होना है तो वो कॉम्प्लेक्स हो गया। वो या तो हमारा नेटवर्क कॉल्स होंगे, लाइक एपीआईज हमारी जाएंगी यहाँ पे, रेस्ट एपीआईज हो सकती हैं, जीआरपीसी हो सकती हैं, और या फिर आप इवेंट्स की हेल्प से, आप माइक्रो सर्विसेज में बोल सकते हो मैसेज क्यूज़ की हेल्प से हो सकता है। तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया कंपेयर टू बिफोर। तो वो इसका एक ऑन है। डेवऑप्स का काम बढ़ गया, मतलब आप सोचो ये सारी सर्विसेज हैं, अलग अलग इनको मैनेज करना है, डिप्लॉयमेंट करना है, तो हमें डॉकर क्यूबरनेटीज ये टूल्स जनरली हमारे यूज़ होते हैं। मॉनिटरिंग हमें करनी पड़ेगी सारी सर्विसेज की, लॉगिंग का बढ़ गया सब सर्विसेज का। सर्विस डिस्कवरी, मतलब जैसे ये सर्विस मेरी है, इसको इससे कम्युनिकेट करना है, तो दे समथिंग कॉल सर्विस डिस्कवरी, जिसमें क्या होता है, मैं अभी बस शॉर्ट में बता देता हूँ। एक रजिस्ट्री होती है जहाँ पे सारी डिटेल्स होती हैं कि भाई मेरी इस सर्विसेज के कौन से इंस्टेंसेस हैं, उनसे रिलेटेड डिटेल्स, सो दैट मेरी एक सर्विस दूसरे सर्विस से कम्युनिकेट कर पाए। वो चीज़ हो गई। सी आई सी डी से इसका मतलब है जो हमारी कंटिन्यूस इंटीग्रेशन, कंटिन्यूस डिप्लॉयमेंट की पाइपलाइंस होती हैं, लाइक जेंकिन्स, किटलैब। सो उन सब पाइपलाइंस का को मैनेज करना पड़ता है, एक वो चीज़ हमारी इसमें बढ़ गई। नेटवर्क लेटेंसी, तो देन अगेन भाई इसमें देखो, अब नेटवर्क, क्योंकि हम इसमें एपीआईज के थ्रू कम्युनिकेशन होगा या जो भी है नेटवर्क के थ्रू होगा, डायरेक्ट तो एक सिंगल कोड बेस में तो है नहीं, तो थोड़ा सा इसमें एक लेटेंसी बढ़ेगी, हल्का सा स्लो होगा कंपेयर टू मोनोलिथ। एंड आपने देखा होगा कि मैंने यहाँ पे ये बनाया है कि हर सर्विस का अलग डीबी रखा है, देखो यहाँ पे, ठीक है। ट्रू माइक्रो सर्विस तो तभी है जब वहाँ हर सर्विस का डीबी अलग है। ऐसा नहीं है कि नहीं ये शेयर कर सकती है, माइक्रो सर्विसेज कर सकती हैं। और मैं अभी बताता हूँ आगे कि हम उसको डिटेल में थोड़ा सा कैसे समझ सकते हैं। बट अभी के लिए हम देखते हैं कि इन जनरली इन मोस्ट केसेस इज़ रिकमेंडेड कि हमारा हर सर्विस का सेपरेट डीबी होता है। तो उसमें डेटा को कंसिस्टेंट रखना मुश्किल हो जाता है, मतलब हर एक का अलग डीबी है, तो डेटा को कंसिस्टेंट रखना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। डीबगिंग, अब डीबगिंग में भी इशू आते हैं। सोचो मेरी एप्लीकेशन में कुछ इशू आया है, भाई पहले तो मेरी सिंगल एप्लीकेशन थी, मैं देख लिया उसके लॉग्स या जो भी है। अब इसमें भाई मुझे सारा देखना पड़ेगा कि सबके लॉग्स या कहाँ मेरी वो हिट फिट बैठ रही है, इशू कहाँ मेरा आ सकता है, तो वो कॉम्प्लिकेटेड हो गया कंपेयर टू मोनोलिथ, ठीक है। ये तो एक ओवरव्यू से मैंने आपको दिया। ओके गाइस, तो हमने ये देख लिया कि हमारा माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर क्या है। बट आप लोगों के मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि अनिकेत भाई ये बताओ, मान लेते हैं हमारे पास पहले से कोई
एक एप्लीकेशन है, मोनोलिथ एप्लीकेशन। अब मुझे उसे कन्वर्ट करना है माइक्रो सर्विसेज में, या फिर कह लो कि जो हमने ये ब्रेक किया, कि हमारी जो फंक्शनैलिटीज़ थी हमने इतनी को ऐसे ब्रेक कर लिया, ये तोड़ा कैसे, मतलब हमने हाउ डू वी ब्रेक इट। ठीक है, तो उसकी हम बात कर लेते हैं कि वो पूरा प्रोसेस क्या रहता है, कि कैसे हम मोनोलिथ से एक माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर की तरफ मूव करते हैं, कैसे हम तोड़ते हैं सर्विसेज को, वो सब के बारे में हम लोग बात करते हैं। ठीक है, हाउ टू ब्रेक अ मोनोलिथ इनटू माइक्रो सर्विसेज, या फिर कह सकते हो कि हाउ टू माइग्रेट। ओके, ये भी आप बोल सकते हो। ओके, तो हाउ टू ब्रेक मोनोलिथ इनटू माइक्रो सर्विसेज कह सकते हैं इसको, या फिर कह लो कि कैसे हम मूव करते हैं माइक्रो सर्विसेज की तरफ। तो मैंने कुछ पॉइंट्स मेंशन किए हैं, दिल हेल्प यू। तो सबसे पहला रहता है कि एक तो ये कि जब हम स्प्लिट कर रहे हैं, जब हम तोड़ रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ टेक्निकल चीज़ देख के उसको स्प्लिट कर दें। लाइक जैसे फर्स्ट में अगर तुम देखो तो कि भाई मैंने फ्रंट एंड को अलग कर दिया, बैक एंड को अलग कर दिया, डीबी को अलग कर दिया, और हो गई लो माइक्रो सर्विसेज। दिस इज़ रॉन्ग। ठीक है, ऐसे नहीं होता है। तो हम क्या करते हैं, ब्रेक करते हैं बिजनेस कैपेबिलिटी से। लाइक जैसे इसमें देखो कि यूज़र को मैंने अलग कर दिया, जो कि मेरा ऑथेंटिकेशन और प्रोफाइल को मैनेज करेगा। डिपेंड्स व्हाट आवर नीड, कुछ केसेस में ऑथेंटिकेशन अलग हो जाता है, प्रोफाइल की अलग हो जाती है सर्विस। ठीक है, और ऑर्डर सर्विस को मैंने अलग कर दिया, कार्ड चेकआउट। पेमेंट सर्विस को मैंने अलग अलग कर दिया, इन्वेंट्री, लाइक जो ऑर्डर मेरे इन्वेंट्री है, कितने मेरे पास प्रोडक्ट्स की इन्वेंट्री है, उस सब की चीज़ें मेरी अलग आ गई, उस सर्विसेज में आ गई। नोटिफिकेशन की मैंने सर्विस को अलग कर दिया। तो दिस इज़ द करेक्ट वे। ठीक है, मैंने बस एग्जाम्पल लिया है, इट्स नॉट लाइक कि अगर आप ई कॉमर्स सिस्टम बना रहे हो, एप्लीकेशन, तो ऐसे ही करना होगा। मैंने एग्जाम्पल आपको लिया है कि जनरली ऐसा हम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो एक पॉइंट आ गया कि हम कैसे स्प्लिट करेंगे। ठीक है, और इसमें अगर एक चीज़ और आप देखो तो अ, एक चीज़ यहाँ पर आती है कि जैसे मान लो अगर मेरा कुछ मेरी सर्विसेज ऐसी हैं, जैसे मान लो ऑर्डर की मैं बात कर लूँ, कि मेरा बहुत लिटरली बहुत ज़्यादा अगर मेरा कम्युनिकेशन ऐसा हो रहा है कि मेरा कार्ट का या फिर ऑर्डर हिस्ट्री का बहुत कम्युनिकेशन है, तो इंस्टेड कि मैं अलग अलग बनाऊँ, उनको मैं एक में रख लूँगा। मतलब सो इट्स अ ट्रेड ऑफ्स, एंड बहुत डिस्कशंस हमें करे जाते हैं इन सब चीज़ों पर, कि हम किन किन फंक्शनलिटीज़ को एक सर्विस के अंदर रख सकते हैं, सो दैट इट विल बी गुड फॉर अस, राइट। तो देयर इज़ नो हार्ड रूल, बट जनरली एज अ टेम्पलेट हम ऐसा कुछ फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं, इसके बाद करते मान लेते हैं हमने स्प्लिट कर लिया, हमने आफ्टर लॉट्स ऑफ डिस्कशंस एवरीथिंग हमने डिसाइड कर लिया कि हम अपने जो मोनोलिथ है उसको इन सर्विसेज में डिवाइड करेंगे। ठीक, नेक्स्ट आप रहता है कि वन सर्विस एट अ टाइम। ऐसा नहीं कि भाई मैं एक बार में सारी सर्विसेज को तोड़ दिया मैंने, फंक्शनलिटीज़ को सर्विसेज में, और बस लग गया मैं डिप्लॉय करने में। नो, बिल्कुल नहीं करना है ऐसा, बहुत रिस्की है, नहीं करना है ऐसा। ओके, कुछ कहीं फट रहा है, कहीं नहीं करना है। वन सर्विस एट अ टाइम। मैं कोई भी एक सर्विस लूँगा, लेट्स से मान लो मैंने ऑर्डर सर्विस ले ली, और उस पर काम करना स्टार्ट करूँगा। एक्सपोज एपीआईज, मतलब जैसे तुमने देखा था कि मैंने बताया था ना, एपीआईज की हेल्प से कम्युनिकेट करती हैं सर्विसेज आपस में, अगर बात करनी है तो, या जैसे ये इनको बात करनी है या ऐसे, तो आई विल एक्सपोज द एपीआईज। चलो ठीक है, डेटाबेस। अब डेटाबेस भी माइक्रो सर्विस में हमको सेपरेट रखना है। ठीक है, और तो अब डेटा पहले तो हमारा एक में था, तो अब हमारा जो भी सर्विस में पिक करिए उसका डेटाबेस अलग होगा। तो अब डेटाबेस का को चूज़ करना कि किस टाइप का डेटाबेस हमें रहेगा, लाइक नो एसक्यूएल रहेगा, एसक्यूएल रहेगा, या ऑल ऑफ दोज थिंग्स हमारी कंसिडर हमें करनी पड़ेंगी। फिर डेटा का माइग्रेशन हो गया उस डेटाबेस में। ठीक है, तो वो चीज़ें आ गई। एपीआई गेटवे भी हमें लाना पड़ेगा। एपीआई गेटवे का क्या मतलब है यहाँ पे, इस पे तो मैं एक अलग डिटेल वीडियो बनाऊंगा, बट अभी समझ लो, जब हमारी क्लाइंट से रिक्वेस्ट आती है, तो उस रिक्वेस्ट को करेक्ट सर्विस पर भेजना है, लाइक कि ऑर्डर सर्विस पे भेजना है या पेमेंट सर्विस पे भेजना है रिक्वेस्ट को, वो हमारा एपीआई गेटवे करता है, किस सर्विस पे जानी है। ठीक है, ना हो गया। बस वेरी हाई लेवल मैंने आपको बताया है कि यहाँ तक हो गया, उसके बाद सेम चीज़ आप करोगे बाकी सर्विसेज के लिए भी। ठीक है,
और बाकी डिप्लॉयमेंट्स वगैरह वो सब तो आपको करने ही है, ठीक है। जैसे इस सर्विस का डिप्लॉयमेंट अलग होगा ऑफ कोर्स। तो ये हमारा हो जाता है इसका कि कैसे हम मूव कर सकते हैं माइक्रो सर्विसेज की तरफ। ओके गाइस, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि अनिकेत भाई ये बताओ, आप इतनी देर से बोल रहे हो कि हमें डेटाबेस सेपरेट रखना चाहिए माइक्रो सर्विसेज में, क्यों है ऐसा? तो उस पे हम थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। सोचो कि अगर माइक्रो सर्विसेज हैं, मान लेते हैं ए बी सी, उनमें शेयर्ड डीबी है, एक सिंगल डीबी है जहाँ पे हमारा डेटा स्टोर हो रहा है, ठीक है। तो इसमें अगर देखो कि सबसे पहली चीज़ तो इसमें एक प्रॉब्लम तो यह आती है कि अगर हम बात करते हैं मान लो स्केल करने की, ठीक है। मान लो कोई सर्विस ए है, मान लेते हैं मेरा ऑर्डर का डेटा है। सर्विस बी है, मान लेते हैं पेमेंट्स का डेटा है। ऑर्डर का डेटा जो होगा बहुत ज़्यादा हो सकता है कंपेरेटिवली पेमेंट्स के डेटे के, या फिर वाइस वर्सा, ठीक है। तो जिस भी सर्विस का डेटा मेरा बहुत ज़्यादा है, उसको अगर मेरा सेपरेटली स्केल करना है तो मैं नहीं कर सकता, राइट। मुझे पूरे डीबी को ही स्केल करना पड़ेगा, राइट। तो रिसोर्सेज मेरी वेस्ट होंगी। तो एक तो मेरा वो इशू हो गया, ठीक है। और बात कर लेते हैं। ओके, अब बात करते हैं, मान लेते हैं कि जैसे कि इसमें हमारा है कि सेम डीबी अगर हमारा है तो दे आर स्टिल कपल्ड एट द डेटा लेयर। इससे इसका क्या मतलब है? मान लो मेरा सर्विस ए है और सर्विस बी है, दोनों ही सेम डीबी में है, ठीक है। और मान लेते हैं मैंने किसी एक का स्कीमा चेंज कर दिया तो, और दूसरा वाला भी ब्रेक हो गया मान लो, ठीक है। मतलब बेसिकली इसका क्या मतलब है कि मान लो कि, ठीक है, जनरली एटलीस्ट आई वुड से कि अगर शेयर डीबी रखना ही पड़ रहा है तो उनका स्कीमा अलग रख लो। बट अगर नहीं हो पा रहा है, मान लो कि स्कीमा भी अगर सेम है और अगर आपने एक का भी स्कीमा का चेंज कर दिया डीबी में तो दूसरी का भी फेल हो जाएगा, राइट। तो दैट्स वाई वी से कि दे आर कपल्ड द डेटा लेयर। अभी भी मतलब कहीं ना कहीं लिंक्ड है। हमको तो खुद फील हो रहा होगा देख के कि यार कंप्लीटली सेपरेट तो नहीं है मेरा सिस्टम, राइट। सिमिलरली अगर आप देखो तो एक और चीज़ रहती है इसमें कि चॉइस ऑफ डीबी। मान लेते हैं कि जो सर्विस ए मेरा है और जो सर्विस बी मेरा है, सर्विस ए के लिए मुझे मान लो रिलेशनल डेटाबेस सही लग रहा है, फॉर एग्जांपल माई एसक्यूएल और पोस्टग्रेस। सर्विस बी के लिए मान लेते हैं कि मेरा समथिंग लाइक अ नो एसक्यूएल बेटर फिट लग रहा है। मतलब आई एम नॉट सेइंग कि हम जहाँ पे हमारा पोस्टग्रेस यूज़ हो रहा है वहाँ पे हम इसको नहीं यूज़ कर सकते। आई एम जस्ट सेइंग कि बेटर लग रहा है या फिर हम उस डायरेक्शन में सोच पा रहे हैं। बट अगर शेयर डीबी है वो तो नहीं, फिर तो भाई एक ही रहना है, सब में सेम टाइप का डीबी रहना है। तो चॉइस ऑफ डीबी में भी यहाँ पर लिमिट्स आ गई। फॉल्ट आइसोलेशन। अब फॉल्ट आइसोलेशन से मेरा क्या मतलब है? गाइस सोचो कि मान लेते हैं कि मैं यहाँ पे सेपरेट डीबी मेरा है, मान लेते हैं इसे मैं हटा देता हूँ यहाँ से, मैं हटाता नहीं हूँ, चलो मान लेते हैं मैं यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है। ठीक है, तो मान अगर मेरे सेपरेट डीबी हैं तो अगेन सबका डीबी अलग अलग हो गया। अब टाइप मेरे ऊपर है, मैं किस टाइप का कौन सा डीबी यहाँ पर यूज़ करना चाह रहा हूँ। फॉल्ट आइसोलेशन, इससे क्या मतलब है कि अगर मान लो मेरा कुछ भी डीबी में कुछ इशू हुआ, डाउन हुआ, तो मेरा पूरा सिस्टम डाउन हो जाएगा अगर मेरा शेयर डीबी है। बट इधर मेरा कोई अगर एक अगर डाउन हुआ है तो मेरा पूरा सिस्टम डाउन नहीं होगा, ठीक है। सिर्फ ये सर्विस डाउन होगी, सर्विस ए। तो ये मेरा फ़ायदा हो जाता है। तो इन रीजंस की वजह से हम लोग कोशिश करते हैं कि यार डीबीज को सेपरेट ही रखें। और बट हाँ, ऑफ कोर्स देयर इज़ नो इजी थिंग। इसमें भी कुछ इश्यूज हैं मतलब। तो जब भी हम रखते हैं तो ये भी चीज़ें हमें हैंडल करनी पड़ती है, मैनेज करना पड़ता है। मल्टीपल डेटाबेस हो गए अब, तो मोर इंफ्रास्ट्रक्चर हमें मैनेज करना पड़ेगा, मॉनिटरिंग ज़्यादा करनी पड़ेगी, बैकअप ऑफ कोर्स डीबी में रखने पड़ते हैं ज़्यादा, वो भी हो जाएंगे। कॉम्प्लेक्स क्वेरी मतलब क्या है? मतलब मान लो अगर मैं शेयर डीबी होता और मुझे चाहिए, मुझे दे दो भाई गेट ऑल द ऑर्डर्स, साथ में उनकी यूज़र डिटेल्स भी। अब मान लेते हैं कि मेरा ये ऑर्डर था, ये मेरा था यूज़र, ठीक है, हाँ सर्विस। तो शेयर डीबी में सिंपल मैं सेलेक्ट कोई लिखता एक और मैं ज्वाइन करना पड़ता और हो जाता मेरा काम। बट अगर अलग अलग है मेरा सबका डीबी, जैसे इस केस में है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इट विल बिकम डिफ़िकल्ट। लाइक मुझे ऐसा कुछ करना पड़ेगा कि सर्विस ए से, मतलब ऑर्डर से मैं ऑर्डर का डेटा लेकर आ रहा हूँ,
फिर यूज़र का डेटा मैं दूसरे सर्विस से लेकर आ रहा हूँ। तो मतलब इट्स बिकम डिफ़िकल्ट, राइट, कंपेयर करो सिंगल क्वेरी से। तो इन प्रैक्टिकली क्या होता है कॉमन हमारे रियल लाइफ में कि हम एक हाइब्रिड अप्रोच लेते हैं, लाइक जहाँ पे हम शेयर डीबी का यूज़ हम वहाँ पे कर सकते हैं, या तो जैसे मैंने ऊपर अभी बताया था, अगर आपको पहले अगर याद हो, कि वी आर जस्ट मूविंग आउट ऑफ योर मोनोलिथ आर्किटेक्चर, तो वहाँ पे स्टार्टिंग में कुछ का शेयर डीबी हो सकता है। या फिर कोई ऐसी सर्विस है हमारी जिसमें बहुत ज़्यादा सिर्फ रीड्स ही होते हैं सिर्फ लाइफ में, तो ये सब चीज़ें हमारी होती हैं इसमें। और हमेशा ध्यान रखो, कोई ऐसा हार्ड रूल नहीं है कि अगर मैंने बोला कि माइक्रो सर्विसेज है तो मुझे डी भी अलग रखना ही रखना है। समटाइम्स जब आप रियल प्रोजेक्ट से वर्क करोगे तो बहुत चीज़ें बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाती हैं। मतलब इट लास्ट में अगर डिपेंड करता है कि हमारे बिजनेस के लिए क्या अच्छा है, ठीक है। तो इंजीनियरिंग और ये सब चीज़ें तो है इम्पोर्टेंट, बट पहले उस मूवमेंट पर जो भी रिक्वायरमेंट्स हमारी हैं उनको फुलफ़िल कैसे हम कर पा रहे हैं। क्या पता कि भाई मुझे माइक्रो सर्विसेज में अलग अलग डीपी करने में ज़्यादा टाइम लग रहा हो, मेरी डेडलाइन बहुत अभी पास है और मुझे कुछ ऐसा करना है बेटर कि शिप करना है कुछ, तो मतलब मैंने पता एग्जांपल दिया, बहुत सारे केसेस हो सकते हैं कि जहाँ पे हो सकता है हमें शेयर डीबी भी यूज़ करना पड़ जाए, ठीक है। तो इट्स ऑल डिपेंड्स अगेन कि बिजनेस हमारा किस पोजीशन में है उस टाइम पे, कि भाई हमारा बिजनेस पहले है इंजीनियरिंग बाद में, राइट। तो वो सब चीज़ें हमें देखनी पड़ेंगी इसमें। ओके गाइस, तो आई थिंक दिस इज इट फॉर दिस वीडियो। और बट हाँ, बाकी तो आप सोच रहे हो कि जैसे सिंगल डीबी है मेरा, तो कंसिस्टेंसी जो एसिड प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो इजीली मैनेज हो जाएंगी। बट अगर मेरे सब हर एक सर्विस का अगर डीबी अलग अलग है, तब कैसे हम मैनेज करते हैं कंसिस्टेंसी डेटा में। तो उसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बना लूँगा, अगर आप लोग चाहोगे तो कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना। कुछ स्ट्रेटजीज होती हैं लाइक सागा पैटर्न एंड दोज थिंग्स, अभी मैं इस वीडियो में नहीं बता रहा हूँ, वरना बहुत लंबी और वीडियो हो जाएगी, इट्स ऑलरेडी वेरी लॉन्ग। तो आई होप गाइज आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना कैसी लगी, और बाकी कुछ डाउट्स हैं तो वो पूछ सकते हो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में, आई ट्राई माई बेस्ट टू आंसर देम। और या दैट्स इट, चलते हैं गाइज, बाय, कीप लर्निंग।